चलो हम क्या पढ़ रहे थे कल, डीपीएसपी। इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। हमने क्या बताया था इसके बारे में कि इन्हें कहाँ से बोरो किया है, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। क्यों है ये, इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इनको संविधान में इंसर्ट करा गया है। क्या ये इनको लेकर हम कोर्ट जा सकते, नहीं, ये नॉन जस्टिफिएबल है। ये क्या है, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा देना। कि आप डायरेक्शन, आपको पूछा कि बोले कोचिंग किधर है, कि बोले उधर, जरूरी थोड़ी कि उधर जाना ही है। डायरेक्शन मतलब सरकार के लिए डायरेक्शन है, निर्देशन है कि आप ये करना, कोशिश करना। एक तो होता है बाइंडिंग के प्रतिबंधित आपको करना ही है, और एक होता है डायरेक्शन। तो सरकार के लिए डायरेक्शन है कि राज्य को कुछ पॉलिसी बना के दे। आप पॉलिसी मतलब एक्ट बना के दे। अगला देखा हमने कि इनका वर्णन कहाँ किया गया, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51। उसके बाद हम देखे थे क्या कि शुरुआत कहाँ से होती है इनकी, 36 से। तो 36 में क्या है, 36 और 37 में बेसिक से। अब 36 में क्या दिया गया, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा। अब स्टेट में क्या आता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, कार्यपालिका, पीआरआईस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाएं, ये सब चीजें इसमें आती है। उसके बाद हम देखे थे 36 में राज्य की परिभाषा, और 37 में हम देखे थे क्या है, 37 में नॉन जस्टिफिएबल है। क्या है, गैरवाद योग्य। क्या है ये, गैरवाद योग्य। इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और ये क्या है, नॉन जस्टिफिएबल। इनको जस्टिफाई कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। उसके बाद हम देखे थे आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 में हम क्या देखे थे, 38 में ही जस्टिस देगा, गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंश्योर जस्टिस। कितने प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड, हिंदी में बता रहा हूँ ना, पॉलिटिकल। हिंदी वालों को अंग्रेजी आनी चाहिए, विशेष आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका जो पेपर नंबर 5 हिंदी वाला, उसमें 30 नंबर की हिंदी आती है, और 30 नंबर से फेल हो जाते हैं। कल एक बच्चा ऐसा ही में फेल हुआ 5 नंबर से, 850 नंबर के पेपर में। 5 नंबर अगर होते तो ऐसा ही होता वो, तो ये तो आपके 30 नंबर है, तो ऐसा ही मतलब तो बन जाता हो। बहुत बड़ी बात है ऐसा ही बनना, फिर 5 नंबर। कुछ नहीं, अब तैयारी करना। 2017 में आई थी ऐसे, बिल्कुल फेल, और बिल्कुल फेल क्या होता है हाँ, 2017 में आखिरी बार हुई थी, उसके बाद अब हुई है ना। और अब हो सकती है आने वाले समय में आई तो आप लोग दे सकते हैं। देखो अच्छा, और इस बार एसआई में वही लगे जो सारे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पूरा सिलेबस एमपीपीएससी का है ना। तो आगे बहुत आपके ऑप्शन आएगा। डीएसपी से भी ज़्यादा मजे ऐसा ही किए, हाँ है ना। हाँ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसलिए मैं बोलता हूँ 1 घंटा मैथ से भी पढ़ो आप क्या सबको मैथ से पढ़ना है, राजनीति 1 घंटा, ताकि आगे बहुत सारी वैकेंसी है ना, उसमें हम ऐसा पिछड़े नहीं रहे। तो 38 में क्या दे रखा है कि गवर्नमेंट इंश्योर करेगी जस्टिस, सामाजिक। अब क्वेश्चन आएगा, अनुच्छेद 38 में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, ये निम्नलिखित में से कौन सा न्याय, के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अबाउट जस्टिस इन आर्टिकल 38। किस अनुच्छेद 38 में किस न्याय की बात नहीं की गई है। एक आ जाएगा सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, और आ जाएगा धार्मिक, रिलीजियस। क्या रिलीजियस जस्टिस की बात की गई है, धार्मिक न्याय नहीं की गई। तो 3 प्रकार का न्याय। उसके बाद हम क्या देखे थे, आर्टिकल 39। क्या था 39 में, बताओ किसके लिए नीतियां बनाएगा, हाँ, असमानताओं खत्म करने के लिए क्या नीतियां बनाएगा, कि स्त्री पुरुष के लिए क्या बनाएगा, पर्याप्त साधन देंगे, समाज में भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व करेंगे, जो फिजिकल चीजें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर तरीके से करेंगे। उसके बाद हम क्या देखे थे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आर्टिकल 39 में एक चीज याद रखना है तो वो क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य का समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क या समान कार्य का समान वेतन, इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य का समान वेतन। मान के मैंने उदाहरण क्या दिया था कि अगर किसी फैक्ट्री में महिला से काम करा रहे उसको 300 रुपये दे रहे और उसी फैक्ट्री में पुरुष से काम कर रहे उससे 500 रुपये दे रहे, तो ऐसा जस्टिफेबल नहीं है। गवर्नमेंट क्या ट्राई करेगी कि ऐसे नियम बनाए, जैसे अभी सरकार ने क्या नियम बना रखा है, ये है ना 39 के लिए स्त्रियों और बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए 18 साल 14 साल से कम बच्चों को काम नहीं करा सकते। वैधानिक चेतावनी लिखा रहता ना कि वैधानिक चेतावनी, अगर इनको काम कराए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सेम ऐसे ही सरकार क्या करेगी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनको बोलेगी कि बराबर बराबर वेतन देने का काम करें आप। ये क्या इस अगर नहीं दिलवा रहे तो आप कोर्ट जा सकते नहीं, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये क्या है, नॉन जस्टिफिबल, गैर वाद योग्य। उसके बाद सबसे अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 39A, वेरी वेरी मोस्ट IMP, आप मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे दो चीज बताना है आपको, इस ए और इस ए में क्या फर्क है। ये बात संविधान की बोल रहा हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कैपिटल ए और स्मॉल ए का क्या फर्क है? तो कैपिटल ए का मतलब इसे संशोधन, इसे अमेंडमेंट के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करा, और छोटा ए मतलब ये इसका भाग है। जैसे 38 ABCD तो वो पहले से संविधान में थे, बड़ा ए मतलब अमेंडमेंट करके बाद में जोड़ा गया। अगली बात समझ में, ये विशेष याद रखना है, लोगों को जनरली नहीं पता रहता है ना। हाँ, तो आर्टिकल 39A में क्या लिख रखा है? फ्री लीगल एड, बस एक ही वर्ड है यहाँ काम का, फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक सहायता। हिंदी वाले लिखे निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक ए में बी है ही नहीं यार, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। ठीक, देखो जनरली पूरा आर्टिकल हम पढ़ते हैं ना, तो 39 में ये दो चीजें हम जब प्री में पढ़ाते हैं ना, तो इक्वल पेपर इक्वल वर्क फ्री लीगल एड एक ही साथ पढ़ा देते हैं। फ्री लीगल एड, अच्छा फ्री लीगल एड का मतलब क्या होता है? निःशुल्क विधिक सहायता। मान के चलिए मेरे पास पैसा नहीं है क्या वकील करने का, तो क्या मैं मर जाऊंगा? तो मेरे लिए क्या होगा? वकील आएगा। वकील कौन आएगा? सरकार का वकील। और सरकारी काम कैसे होता है आप जानते हैं? हो सकता है मैं मर भी जाऊं, उसके बाद वकील आए, है ना। तो फ्री लीगल एड कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। निःशुल्क विधिक सहायता क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति क्या जिए? डिग्निफाइड लाइफ जिए। व्यक्ति की गरिमा कहाँ लिख रखा है? व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, संविधान के प्रस्ताव में लिख रखा है कि हम इंश्योर करते डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंटीग्रिटी। तो व्यक्ति की गरिमा मतलब हर व्यक्ति अपने आप में फुलफिल व्यक्ति है। प्रीति नींद क्यों निकाल रहे आप? शक्लें देख के पता नहीं चलता मुझे, शक्ल की 12 बज रही हूँ। बढ़िया बारिश की वजह से ऐसा नहीं होता, नींद नहीं लेने की वजह से होता है रात में। आप जहाँ बैठे हो ना, वहाँ मैं आज से सिर्फ 8-9 साल पहले ही बैठ के आया हूँ, और आज से 5 साल पहले कोचिंग में बैठ के आया था। कोचिंग में भी बैठा करता था ऑफलाइन। ये आर्टिकल 39 हो गया। ठीक, थोड़ी तैयारी कर रहा था ना मैं भी, वंस अपॉन ए टाइम कांस्टेबल। गंदी बातें बोलते, डिलीट करो। 39A में फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। कोई बात नहीं, उसको तो सामने ठोले बोलते हैं मेरे दोस्त, मजे नहीं है। हाँ, तो ये हो गया। तो 36, 37, 38, 39। अब आपसे एक पैटर्न पता ये करना है कि 38 से लेकर 39 में न्याय नहीं आया है हर बार। तो ये 3 आर्टिकल किसके? जस्टिस के। लिख लो इसको कि 38, 39, 40, अगर किसी भी आर्टिकल में न्याय लिखा हुआ तो आप मान के चलना कि इन तीनों में से कोई एक आर्टिकल होगा। ये ट्रिक है आपकी, ताकि प्री में आपको प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। न्याय लिख रखा और ऑप्शन आया 12, 36, 38, 42 और 44, तो आप क्या लिखेंगे? पूरा 2 आर्टिकल न्याय के, 3 आर्टिकल, तब से लगा देंगे आप। इन 2 से क्वेश्चन नहीं आएगा। 36, 37 से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 38, 39 और 40 से आ सकता है।
ये काम करेगा प्री में, मेंस में तो पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे पूछा था ना अनुच्छेद 43 में क्या है, तो वहाँ ये लिखो न्याय के बारे में, नहीं कौन सा न्याय, कितने प्रकार का है, वो सब लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों आर्टिकल रिलेटेड टू जस्टिस। अब अगला आर्टिकल सबसे मोस्ट आईएमपी आर्टिकल है आर्टिकल 40। अच्छा बच्चा क्या करेगा पता है, इन तीनों आर्टिकल को लागू करवाने के लिए सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई, कौन सा एक्ट बनाया, वो भी लिखेंगे उदाहरण। वो आपको सर्च करना पड़ेगा ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि समान न्याय, इकोनॉमिक न्याय के लिए क्या करा सरकार, सबको अनाज देती है, ये देती है। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण देती है, सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट लेकर आई। अब ये सब लिखें आप। 39 फ्री लीगल एड के लिए सरकार ने ये नियम लेकर आई। एक एक के हर आर्टिकल के उदाहरण याद रखें आप, और जैसे क्वेश्चन पूछा उस उदाहरण को लिखें, मजा आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, अब क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39 से आप क्या समझते, तो आप क्या समझते, बोले इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड फ्री लीगल एड, ये लिख दिया। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए सरकार ने कोई सी पॉलिसी बनाई है क्या, सरकार ने कोई सा अधिनियम बनाया क्या, उस अधिनियम को इस उदाहरण में लिखे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक्ट फलाना एक्ट। जैसे अभी आप आर्टिकल 40 पढ़ेंगे, 40 में क्या है, गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंश्योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन लोकल गवर्नेंस एरिया, है ना। सरकार क्या करेगी, जो लोकल एरिया है, जो स्थानीय जगह है, वहां पर पंचायती राज लाने का प्रयास करेगी। तो इसके लिए क्या लेकर आए, 73वां और 74वां संशोधन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992। तो आप लिखे फॉर एग्जाम्पल 73वां और 74वां संशोधन। तो आप, मैंने बताया था ना कि किसी भी चीज को या तो डेटा हो, संशोधन हो, या इसमें कोई केस हो, पॉलिटी में ये 3 चीजें लिखते हैं, है ना, ये चीजें। और जियोग्राफी में वो रिपोर्ट IFSR की, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है ना, उसकी रिपोर्ट का लिखे, बोले इस रिपोर्ट के अनुसार। अगर आप साइंस में लिख रहे हो तो NHRM, वो नेशनल हेल्थ मिशन, उसकी रिपोर्ट। हर जगह अलग अलग अप्रोच रहती है। हिंदी में लिखे तो आप संधि लिखे, समाज लिखे, उसका उदाहरण लिखे, है ना, ऐसा अच्छा वर्ड लिखे। तो ये तो आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायतों का वर्णन क्या करेगी, PRIs, इंग्लिश में लिखे PRIs, इसको पूरा नाम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs या पंचायत। अच्छा, पंचायत के लिए क्या करा सरकार ने, एग्जाम्पल लिखे आप इसका, 73वां व 74वां संशोधन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के माध्यम से ये आर्टिकल हमें फुलफिल कर दिया गया है। सरकार का प्रयास था, तो पहला प्रयास सरकार ने कर लिया कि 73 और 74 संशोधन दे दिया। लिख लिया। पंचायत क्या लिख रखा आर्टिकल 14 में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाएगी, पंचायती राज संस्थान बनाएगी। और पंचायती राज संस्थान बनाने के सरकार ने क्या प्रयास किया, 73rd और 74th अमेंडमेंट किया, 73 और 74 संशोधन संविधान में किया। अब इसमें कोई समस्या हो तो आप बताएं मुझे। ये अकेला अलग है ना, ये गांधी जी अकेले, ठीक, गांधी जी। ये कौन सा आर्टिकल पता है, गांधीवादी। ये किसके सिद्धांत पे है, गांधी जी ऐसा मानते थे कि शासन गांव से होना चाहिए, शहरों से नहीं। और भीमराव अंबेडकर जी बोलते थे गांव से बिल्कुल नहीं, दिल्ली से होना चाहिए, क्योंकि उनको पता था गांव के लोग फुकटे होते, जातिवादी करते, ये फुकड़ बातें करते हैं, इसलिए। ठीक, तो 40 हो। अब हम देखेंगे आर्टिकल 41, है ना। अब 40 तक कोई समस्या है तो आप पूछ लें एक बार, नहीं तो पढ़ो उसको, पढ़ो उस नोट्स में पढ़ो, ये याद हो जाना चाहिए आपको। अभी पूछूंगा मैं बिना देखे देखे, मिटा दूँ उसके बाद। डिम्पल बोलो 36, 37, 38, 39, 40। राज्य की परिभाषा है। हाँ, गैरवाद योग्य। गैरवाद योग्य। 38 में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और 39 में निःशुल्क विधिक 39 सेम है ना वो तो। 39 में मतलब एक समान कानूनी, इक्वल पे पर समान कार्य का समान वेतन। कहीं नहीं ले जा सकते, ले जा ही नहीं सकते इसको कोर्ट। ये तो सिर्फ, अरे हाँ, भूमिका निभाते, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। निःशुल्क विधिक सहायता व न्याय, इसके देखो रुको मैं बताऊं। 39 में शॉर्ट में अगर लिखना है, हाँ,
सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए कुछ नीतियां बनाने का प्रयास करेगी, बस, जिसमें न्याय देने का प्रयास करेगी, समान कार्य का समान वेतन देने का प्रयास करेगी। ये दोनों चीजें लिख सकते हैं आप, है ना। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, ये देखो फंडामेंटल है गवर्नेंस में, फंडामेंटल। लेकिन इसको देखो, एक मैं इसका सीधा सा उदाहरण दूं, आपके बुआ जी आए तो उनको पूड़ी और हलवा बनाना जरूरी है क्या, खिलाना? लिख रखा है कि कहीं संविधान में, पर खिलाते हैं ना। नहीं खिलाएंगे तो क्या कोर्ट चले, पुलिस के पास चले जाएंगे क्या? सेम फंडा डीपीएसपी वही है कि हम प्रेम से खिला रहे, सरकार प्रेम से देने की प्रयास करेगी, नहीं दे रही तो आप इनको लेकर लठ मारवाने नहीं जा सकते, ये सीधी सी बात। हाँ, लेकिन बुआ जी ने बोल दिया कि बुआ जी राखी पाएंगे तो उनके कपड़े जरूर लाना, क्योंकि पापा जमीन खा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो वो फिर बोल रहे साइन करो। हाँ, तो वो क्या है, वो फंडामेंटल राइट है, बुआ जी की फंडामेंटल राइट है राखी कपड़े लेना। लेकिन हर बार आए ना वो पूरी सब्जी खाना उनका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका डायरेक्शन ही आपको बोल रखा है कि देखो कोई पामड़ा आवे तो खवड़ो था उड़े, तो अच्छा खिलाओ तो अच्छी बात है, बाकी नहीं खिलाओ तो भी कोई बात नहीं, कोरी रोटी खिला सकते, ठीक। इस बहाने महिलाएं खुद भी खा लेती है बुआ जी के नाम पे। अगला आर्टिकल 41, पुरुष भी खाते ही पुरुष भी खाते ही है, पुरुष के पीछे रखेंगे क्या? 41 में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कुछ दशा में काम, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, कुछ दशा में काम। एक ही, बस एक ही वर्ड लिखो, कुछ दशा में काम, बस एक ही लिखो। कार्य करने का अधिकार। हाँ, नहीं, कुछ दशा में काम, कुछ भी सरकार काम देगी, इसके लिए सरकार क्या रखे, राइट टू वर्क है ना, क्या करे, लिखिए आप, कुछ दशा में काम मतलब वर्क इन सर्टन कंडीशन, क्या लिखे आप, इंग्लिश में लिखो वर्क इन सर्टन कंडीशन, है ना, किसी भी दशा में आपको काम देंगे ना। अच्छा, मान के चलिए जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो गांव का, मैंने कल उदाहरण दिया था ना, जो अनस्किल्ड व्यक्ति है, जिसको कुछ नहीं आता, मान के चलो, अब उसको क्या, वो पैसा कैसे कमा, जो बूढ़ा है, जो अशिक्षित व्यक्ति है, अब उनको तो कुछ नहीं आता, तो वो काम क्या, तो सरकार ने क्या करा, मनरेगा लेकर आई कि अनस्किल्ड जो लोग हैं ना, वो इसमें जाके क्या करे, काम करे, इसमें कुछ काम नहीं करना, आपको थोड़ा सा पुताई करना है, पुताई करते रहो, गड्ढे खोदने गड्ढे खोदते रहो। तो 41 में क्या है, आप कितनी भी मरी गुजरी हालत हो तो भी एटलीस्ट काम तो मिल ही जाएगा सरकार की तरफ से, यही आर्टिकल। अच्छा, इसका उदाहरण क्या है, वीबी राम जी, विकसित भारत, वो ग्राम रोजगार गारंटी योजना, ऐसा कुछ है ना, लिख लिया। आर्टिकल 41, वर्क इन सर्टन कंडीशन, इसका मतलब ये है कि जो अनस्किल्ड लोग हैं ना, जिनको कुछ नहीं आता है, जैसे आप तो पढ़े लिखे, मान के चलो आप तो स्कूल में पढ़ाने चले जाएंगे या नौकरी लगा लेंगे, पर जिसने पढ़ाई ही नहीं करी है तो उसको क्या, तो उसको गवर्नमेंट काम देगी। गवर्नमेंट क्या काम देती है, एक साल में 120-125 दिन का काम देती है, गड्ढे खुदवा लिए, सरकारी काम, सरकारी स्कूल में कुछ भी काम हो तो वो बेसिक करवा लेते, तो वो है वर्क इन सर्टन कंडीशन। देखो पूरा क्या लिख रखा है, कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, आवश्यकता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। यही बात है कि जिसको कुछ नहीं आता है एटलीस्ट उसको तो हम सिखाएं चीजें, क्या भी सीख लो। जैसे आपको क्या लगता है, लाडली बहना को जो सरकार पैसा दे रही है वो अच्छी चीज है, खराब चीज है? अभी 2000, अभी एक रिपोर्ट आई, मैं बताऊं आपको, 2013 से लगाकर 2026 सेंटर और स्टेट, सेंटर का मतलब समझते ना, केंद्र सरकार और सारी स्टेट गवर्नमेंट, कितने साल हो गए, 13 दूनी 26, केवल 51 लाख करोड़ रुपए बांटे। कितने, सिर्फ 51 लाख करोड़ रुपए लोगों को बांटे। 51 लाख करोड़ कितने होते, पर कितने जीरो लगते हैं हमें वो भी नहीं पता है अभी। 51 लाख करोड़ में एमपी में हो, तो मैं ओवरऑल बता रहा हूं, अभी इन 13 सालों में सरकार ने डीबीटी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खाते में डाल दिए लोगों के 51 लाख करोड़ रुपए। अब ये 51 लाख करोड़ रुपए का अगर स्कूल बनता, अस्पताल बनता, या अच्छी रोड बनती, या हर गांव में लाइब्रेरी बन जाती, तो क्या होता, पढ़ लिख लेते, क्वेश्चन पूछते लोगों से, मोदी जी से, सरकार से क्वेश्चन पूछते लोग, पढ़ लिख लेते तो उनको वीडियो बनाओ कि 350 रुपये का रिचार्ज कराओ, अनलिमिटेड नेट 5G। अमेरिका में 2000 रुपये का डेटा आता है, धुआं निकल जाए, उनका डेटा ही नहीं करवाए लोग अनलिमिटेड।
भारत में बोले रील देखो पूरा दिन, बोले घणो काम करो यार, थक जाऊँ रील देखते देखते। दूसरी बात, पढ़े वढ़े का मतलब नहीं है, दिमाग कमजोर कर दिया। पॉलिटिक्स में आजकल के बच्चों को पूछ लो, कुछ नहीं आता जाता, पता ही नहीं रहता है कि बोलो राजनीति क्या है। गृह मंत्री कौन है भारत के? होम मिनिस्टर कौन है? ये नहीं, आप बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सुमित्रा महाजन तो मर गई बेचारी। जिसको पूछ रहा हूं वही बताएगा। विदेश मंत्री तो आपको, विदेश मंत्री कौन है? फॉरेन मिनिस्टर कौन है? प्रीति बताओ, खीखी कर रहे दूसरे पे। आप बताओ शिवानी। हाँ, वेरी बैड। प्रिया जी बताओ कौन है? पायल, अरुण, मनीष जी को पता है? आपको पता है? सुब्रमण्यम जयशंकर। लो, विदेश मंत्री पता नहीं, हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मैंने अभी के पूछे पहले से क्या काम आपका? इतनी अवेयरनेस हो रहा, बोलो हम अवेयर नागरिक हो गए देश के। अरे अवेयर नागरिक चलो कोई बात नहीं, बहुत अवेयर हैं आप, हो जाएंगे। नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, पर सीखने की लगन रखना आपको कि मैं सीख जाऊं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है पायल? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। बोले हैं कल नहीं आऊंगी मैं, जाओ कौन है? जी बताओ। उनको बोल रहा नहीं, आपको नहीं पता। वर्तमान कौन? बेरूलाल जी। कौन है प्रीति वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मैंने वही तो पहले का पूछ रहा हूं मैं। पहले का मतलब होता है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर और एमपी। वर्तमान का नहीं। चलो इससे पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान से पहले कौन था ये बता दो आप। शिवराज सिंह चौहान से पहले कौन था? मैंने ये पूछा। इतना ज्ञान क्यों ले पा रहे हैं आप लोग? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? तो वही थे। नहीं, पंडित रविशंकर शुक्ला। अच्छा, पहले तो मैंने पूछा शिवराज सिंह चौहान से पहले। तो देखो, मैं आपसे सिर्फ इतना सा बोलना चाह रहा हूं कि थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको पता हो तो बढ़िया रहेगा। चलो, भारत के राष्ट्रपति कौन है प्रीति? वर्तमान राष्ट्रपति आपकी मासी लगती है? श्री द्रौपदी। चलो, पहले राष्ट्रपति कौन है? उनकी किताब का नाम बताओ। क्वेश्चन आया हुआ एमपीपीएससी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब का नाम। देयर इज नो ऑप्शन इन माई बुक, एज यू नो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की है। इंडिया डिवाइडेड, लिख लो ये किताब, जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड। मैं बीच बीच में ऐसे पूछता रहूंगा, क्विज कंपटीशन है ना। नहीं, इंडिया डिवाइडेड मतलब पूरा पता रखा है, संविधान सभा का फलाना उनको कैसे क्या बनाएंगे। ये मैंने पढ़ी नहीं है, बट मैं सुन रखा है। एक और किताब लिख लो जिसका 1000% क्वेश्चन 50। हाँ, इंडिया डिवाइडेड बुक, ये हिंदी अंग्रेजी में आता है। इंडिया डिवाइडेड तो राजेंद्र प्रसाद की, राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक और किताब लिखो, द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये देवनागरी में लिख लो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो। ये आती अंग्रेजी में, ये द पुअर्टी। देखो, ये मैं बता रहा हूं ना कि प्री में कैसे क्वेश्चन है, ऐसे बताते वो क्वेश्चन आते है ना। हाँ, ये हम ऐसे बताते ना, ये याद रखना, मोस्ट आईएमपी है ये। द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, धन निष्कासन का सिद्धांत।
दादा भी ले लो जी। ये दोनों क्वेश्चन 25,595 बार आए थे। ये दोनों है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेन ऑफ वेल्थ। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट या ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखो, धन निष्कासन का सिद्धांत। मुझे बताओ, आपकी बैटरी ड्रेन होती है कि लैप्स होती है? आपकी बैटरी ड्रेन होती है, बैटरी ड्रेन हो रही मतलब खत्म हो रही। तो धीरे धीरे खत्म होती है बैटरी, एकदम खत्म हो जाए 100 से 10 नहीं होती ना। सेम ऐसे ही दादा भाई नौरोजी ने बताया कि अंग्रेज अपने भारत से पैसे धीरे 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 खत्म करते गए, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है। ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उन्होंने दिया, ड्रेन कर दिया, पैसों खत्म कर दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ जो वेल्थ मतलब पैसा होता है, धन, धन, धन को निष्कासित, निष्कासित मतलब राम को घर से निष्कासित कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। तो अंग्रेजों ने, इस किताब में बताया इन्होंने, अंग्रेजों ने धीरे 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 भारत को सोने की चिड़िया से कगला बना दिया। ये बताया इन्होंने। अभी तो पढ़ा है, मैं छोटा सा है, वो तो प्रतिकार में इनका डब्बा है ऐसा, ब्रिटेन है ना। हाँ, अंग्रेजों के अगर वो सारे देशों के अगर ये सामान चले जाए तो देखने को ही जाए, क्या बचाए। ये इतिहास में पढ़ाते, अब अपनी ले लिया उन्होंने वो छीन के लेके चला गया वापिस। देखा आपने मोदी जी क्या लाए? मैं ले आऊँ ताम्रपत्र कहीं से, ला सकते हैं। ये ऐसे बनवा प्रिंट निकाल लूँ उसकी, बोले ताम्रपत्र लाए, मैं पाषाण कालीन। देखा आपने? ये फोकट बातें नहीं करना। चलो पढ़ो अपने तो, ये बात काम की बात है। चलो आर्टिकल 40 हम 41 बता दिए, कुछ दशा में काम। उदाहरण हमने बताया बीबी राम जी, बीबी राम जी 2026 में है, ये भी बता दूं आपको। अच्छा, अरे ये एक एक्ट है, विकसित भारत रूरल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ, आजीविका गारंटी मिशन, ऐसा कुछ, ग्रामीण मिशन। अच्छा, इससे पहले क्या था? मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था और 2006 में लागू हुआ था। लागू हुआ जी, 5 में आया, 6 में लागू हुआ मनरेगा। और उस मनरेगा को रिप्लेस करके हम बीबी राम जी लाए है। मोदी जी के मैं लेकर आया, ये लेकर नहीं आए, पहले आ गए, मनमोहन सिंह जी ले आए थे ना इसको, ठीक। ये अब अगला हमें देखना है आर्टिकल 42, आर्टिकल 42। आपने काम तो दे दिया, लेकिन काम दिया फोकट। फोकट काम मतलब जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट है तो उसको छुट्टी नहीं दे रहे, बीमार आ रही तो भी छुट्टी नहीं दे रहे, कोई व्यक्ति मरने जैसा हो रहा तो भी उसको बोले नहीं काम तो करना पड़ेगा, 15 घंटे काम करवा रहे, क्यों बहुत ज़्यादा काम कर, ये नहीं। तो काम क्या होना चाहिए? न्याय संगत का होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? काम न्याय संगत, न्याय संगत। क्या है? जस्टिफेबल वर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काम जो जस्टिफाई करे व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति की गरिमा मतलब डिग्निटी ऑफ अ पीपल, किसी भी व्यक्ति की गरिमा को जस्टिफाई करे, ऐसा होना चाहिए आपका काम। तो काम होना चाहिए न्याय संगत। आगे बात समझ? अरुण आ गया, मान के चलिए आपको काम दिया, मैंने बोला कि अरुण कल से आप अपने यहाँ नौकरी करना। मैं तो बोला कि अरुण सुबह 4 बजे आना है और रात को 3 बजे जाना है, फिर अगले दिन सुबह 4 बजे आना है, और फीस छुट्टी उट्टी मिलेगी नहीं, भले कोई मर जाए तो भी कोई मतलब नहीं, दिवाली होली कोई छुट्टी नहीं, और आपके कपड़े अपड़े एक ही पहनना है, दूसरे कपड़े पहन के नहाना, नहाना भी 15 दिन में एक बार है, और खाना भी दो दिन में एक बार खाना है। ऐसा काम दे दिया, क्या करोगे? बोले सर आप पीछे रखो, आप जैसा काम नहीं करना मुझे, काम जाओ। तो काम तो दे दिया सरकार ने, पर क्या काम न्याय संगत है? तो काम न्याय संगत भी होना चाहिए, जिससे व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। महिलाएं जैसे महिला नौकरी, मान के चलिए आप टीचर बन गए, या आप मान के चले कि डीएसपी बन गए, अब आपके बच्चा होगा है ना, तो आपको रहना पड़ेगा ना, घर पे रहना पड़ेगा, प्रेगनेंसी में घर रहना पड़ता है। तो 26 हफ्ते की आपको छुट्टियां मिलती है ना, मातृत्व का, जिसको मैटरनिटी लीव कहा जाता है। तो ये मिलना चाहिए। अच्छा, आप देखना जो प्राइवेट बैंक है ना, या प्राइवेट जगह हैं,
वहां पर ज्यादातर लड़के काम करते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? अच्छा, ये तो तब मिलेगा ना जब उनको रखेंगे, रखते ही नहीं बैंक वाले, क्यों? तो छूटे हैं। वेरी बैड। हाँ, एक तो ये तो एक तो कि मैटरनिटी लीव मांगेगी, इसकी छुट्टियां मांगेगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है पीरियड में भी छुट्टी देनी पड़ती है अगर आपको जरूरत पड़े तो बोले इतनी छुट्टियां मांगेगी। इससे अच्छा पुरुष को रख लो लठे, तो उसको बीड़ी पीता रहेगा ना, करता रहेगा काम वो, है ना। अच्छा रखते, और 3-4 साल में निकाल देते लड़कियों को कि बताए शादी वादी हो गई उसको बाहर निकाल दो नौकरी से, दूसरी रख ली, नई लड़की रख ली 7-8 हज़ार में, फिर नहीं रख ली, ऐसे करते हैं। हाँ सीधी सी बात है ना। तो अपने सब जुगाड़ होता है, हैक होता है ना, जो कि करती कंपनियां वगैरह है, ठीक। हाँ, तो कुछ दशा में काम दिया, उसके बाद काम हमने न्याय संगत दिया। इसको पढ़ो एक बार, क्या लिख रखा है? काम को न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति की सहायता को बंद कराना पड़ेगा। क्या लिख रखा है? आर्टिकल 43 मैं बताता हूँ इंग्लिश में। टू प्रोवाइड लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 43 है ना, 42 है, तो सॉरी हाँ। टू प्रोवाइड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब आपको ऐसा काम कराएंगे जो मानवीय हो, जो ह्यूमन कंडीशन में कंसिस्ट करता हो। मैंने बताया ना कि इनको केवल 23 घंटे काम कर, 1 घंटे की रेस्ट दे रहे, उसके बाद भी 10 प्रतिबंध है, तो क्या मानवीय काम है? मानवीय काम क्या है कि 5 से 6 घंटे की नौकरी करे, फिर घर जाए, 8 घंटे सोए, फिर अपनों से बात करे, जो भी करना है, ये मानवीय तो ये। तो सरकार ने भी मनरेगा दिया, क्या मनरेगा बोला, ऐसा बोला कि आपको साल में 366 दिन काम करना है, 1 दिन एक्स्ट्रा करना है, रात में भी करके, ऐसा नहीं करा ना। सरकार ने क्या बोला कि 125 दिन का काम देंगे और काम अच्छा देंगे हम, जिससे व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, ठीक। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 42। अब अगला है काम दे दिया, है ना, पहले तो हमने काम दे दिया, अच्छा काम भी दे दिया, बोले मैं बहुत अच्छा काम दूंगा, हम एसी वैसी लगा देंगे, आपको 10 बजे आना और 4 बजे चले जाना, सैलरी नहीं दूंगा, घर कैसे चलाओगे? तो काम में आपको एटलीस्ट इतना तो पैसा दे कि आपका गुजारा हो जाए। तो लिखेंगे आप, अंग्रेजी में लिखे पहले तो, आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 लिखो। टू प्रोवाइड लिविंग वेज, क्या करना है? लिविंग वेजेस प्रोवाइड कराना, मतलब जीवन जीने के लिए इतना तो पैसा है ना। एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब आपको एटलीस्ट इतना तो मिले कि आप एक डिसेंट लाइफ जी पाए। डिसेंट लाइफ का मतलब क्या होता है? एक अच्छा खासा जीवन जी ले, है ना, डिसेंट लाइफ। और क्या करेंगे आप? हाँ, छुट्टियां भी दे, सरकारी छुट्टी भी दे आपको, तो 43। अरे भैया, अच्छा 43 तो यार मैंने 42 कुछ दशा में काम प्रस्तुत, अच्छा 43 रुको तो 1 मिनट, 43 हाँ सही तो बोल रहा मैं। हाँ, हिंदी वाले लिखिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी मतलब आपको जीवन निर्वाह हो जाए इतना मजदूरी तो दे। चलो मैंने ये बोल दिया, चलो मैं दूंगा सैलरी 10 रुपये रोज, 10 रुपये की तुरंत ले लेना, तो भी दिक्कत हो जाए। तो आपका जीवन निर्वाह हो इतना तो पैसे मिले आपको, कोई भी काम दे रहा है, सरकार भी काम दे रही है, कोई भी, तो उसको जीवन निर्वाह जितना पैसा मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए? निर्वाह मजदूरी, अच्छा जीवन जीने के लिए। अच्छा, और इसमें एक और लिख लो, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री है ना, लघु उद्योगों का प्रोत्साहित करना। लघु उद्योग क्या होते हैं? जैसे आप चला रहे, छोटा छोटा, इनकी संस्कृति मम्मी चलाते, घर से ही काम कर रहे, कोई कुमार है ना, जो मटके बना रहा है, कोई झाड़ू बनाते हैं, कोई पोंछे वगैरह बनाते, इन छोटे छोटे कामों को प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। तो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, काम अच्छा देंगे, काम में पैसा देंगे और अच्छा जीवन देंगे आप। अब अगला है आर्टिकल 43A। देखो 43 तक समझ आ गया? 43 से तो रोको तो इसको, 43 में है वो, डिस्पोजल भी लाजमा नहीं हो गया। चलो तो हम क्या देखें, 41 देख लिया, कुछ दशा में काम, 42 देख लिया, काम न्याय संगत होना चाहिए, और 43 में क्या है कि एटलीस्ट आपको इतनी सैलरी मिले कि आपका जीवन निकाल सके, और छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगी गवर्नमेंट। ये अब अगला है 43A 43A, वेरी अच्छा, ये तो PYQ भी है मेंस का। कल हम देखे ना कि अनुच्छेद 43 में क्या लिखा गया है, कल ही देखा था यार, है ना। तो आर्टिकल 43A,
बड़ा ए लिखा, इसका मतलब क्या है? अमेंडमेंट के माध्यम से इसे जोड़ा गया। प्री में नहीं, मेंस में। मेंस में तो यही लिखा पूछा कल। अरे ये हाँ निकालो, शुरुआत में निकालो। डीपीएसपी पढ़ना शुरू किया ना, उसके पीवाई क्यों देखो। इसमें क्वेश्चन नंबर अति लघु त्रिका 2014 में आया था, 5वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में क्या व्यवस्था की गई है। 2 मार्कर में है ना, देखो उसको उस पीडीएफ में ये रहा लिखा ना। व्यवस्था में मतलब इसके अंदर क्या प्रावधान? अरे क्या प्रावधान है? नहीं 43, सिर्फ 43 का 43 ये भी थोड़ी पूछा, सिर्फ 43 है। हाँ निर्वाह मजदूरी करेंगे जो लोग हैं ना, उनको निर्वाह मजदूरी देंगे, मतलब काम देंगे। अच्छा ठीक है। अब अगला है आपका 43A। जो लोग काम करते हैं ना उद्योगों में, जो इंडस्ट्री में, जो वर्कर इंडस्ट्री में काम करते, उसके लिए एक प्रॉपर लॉ बनाना। मतलब कि काम कितने घंटे रहेगा, उनको सैलरी कैसे मिलेगी, अगर सैलरी नहीं मिल रही तो कहाँ जाएंगे ये। तो 43A में क्या है? लॉ बनाना, लॉ मेकिंग किसकी? वर्कर की, यूनियन वगैरह है ना, तो वो तो लिखेंगे आप। लिखे उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। मतलब ये यूनियन वगैरह बनती है ना, बोले आईटक, इंटक, फलाना, ये सब जो क्या है मजदूर यूनियन है, जैसे रेलवे यूनियन है। इन यूनियन में एक मैनेजमेंट करने के लिए क्या बनाएंगे आप? कानून बनाएंगे। प्रबंध, हाँ लिखिए आप, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। अंग्रेजी में बोल देता हूं मैं, है ना। टू मेक suitable legislature for the participation of worker in the management of industries. To make suitable legislature for the suitable legislature for the participation of worker in management of industry. क्या लिखें हिंदी में? क्या है? उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के, उद्योगों का प्रबंधन मतलब समझ रहे आप, मान के चले पॉलिसी बना रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे, कुल मिला के वर्करों का नेता बनाने के लिए क्या बनाना है? कानून बनाना। ठीक। अब अगला 43B, वेरी वेरी मोस्ट IMP, यहाँ मान के चले प्री में आ सकता है कि 43B में बनाएंगे आप सहकारी बड़ा बी है, बड़ा बी तो लिखे, मैंने छोटा कहाँ लिखा? लिखे आप सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, द वॉलेंटियरली फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिल गया आपको? हाँ, वॉलेंटियरली फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अंग्रेजी से किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? आना चाहिए आपको इंग्लिश, है ना। ठीक। हाँ, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, स्वायत्त बताइए, स्वायत्त प्रचालन तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना हाँ, टू इनकरेज वॉलेंटियरली फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुल मिला के जो सहकारी संस्था है, सरकारी का मतलब क्या होता है? जो सरकार का आधिपत्य, सहकारी मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों, जैसे आपकी सोसाइटी हो गई, उनको ऑटोनोमस तरीके से काम, स्वायत्त प्रचालन का मतलब होता है उनके ऊपर किसी का दबाव ना रहे, और प्रोफेशनल लोगों को प्रोत्साहित करना मतलब मान के चलिए मैं टीचर हूं तो मुझे प्रोत्साहित करना, ये चीजें और ये सारी चीजें कि कुल मिला के सहकारी समितियों से संबंधित है। खत्म बात। इसका कीवर्ड क्या है? 43B का कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस सहकारी समितियां, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस इसको प्रमोट करना। डेमोक्रेटिक सेंटर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर ये लिखिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, इतना सा लिखिए। एक लाइन में अगर लिखना है 43B तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, खत्म बात। ये हो गया आपका पूरा 43B, है ना। ये अगर आप अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखना चाहते हैं प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस इतना ही करना है। ये हो गया आपका
अगला लिखिए आप 43 भी हो गया, वेरी, ये सारे आर्टिकल हो गए। अब ये किससे संबंधित, आप तीनों आर्टिकल मुझे बताओ क्या समझ आ रहा है आपको? काम, काम रिलेटेड टू वर्क्स, वर्क्स, काम देंगे ने, न्याय संगत काम देंगे ने, फलाना काम देंगे ने, इंडस्ट्री बना, तो ये किससे संबंधित है? वर्क। आपको इस प्रकार से पढ़ना है, क्या है कि पहले 2 आर्टिकल न्याय के, अगले 3 आर्टिकल काम के, फिर अगला क्या है ये आ गया समझ में? रिलेटेड टू वर्क्स, काम से संबंधित। अब तक हमने जितने पढ़े हैं मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, 37 नॉन जस्टिफिएबल है, कोर्ट में इनको लेकर नहीं जा सकते, 37 हो गया, 38 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 39 समान कार्य का समान वेतन, और स्त्री और पुरुषों के लिए सरकार नीतियां बनाएगी बच्चों के लिए कि वो उनको बराबर बराबर मौका मिले, और 39A फ्री एंड कंपलसरी लीगल एक्ट, सॉरी फ्री लीगल एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री और कंपलसरी निःशुल्क विधिक सहायता। 39 हो गया। 40 पंचायतों को बनाना, गांधीवादी आर्टिकल है ये, पंचायतों के लिए हमने 73 और 74 संशोधन करा। 41 कुछ दशा में काम, वर्क इन सर्टन कंडीशन। उसके बाद मानवीय दशा में काम, 42 है ना, क्या होना चाहिए? न्याय संगत जस्टिफिएबल काम हो, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन का काम हो, मतलब मानव की गरिमा बनी रहे, 42 हो गया। 43 काम करा रहे तो तनख्वाह तो दो इतनी कि व्यक्ति का घर चले, तो निर्वाह मजदूरी, उसको एक मिनिमम सैलरी दे, अच्छे वेजेस दे। और 43A में उद्योगों में, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योग या आपके कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह को बढ़ावा देना, है ना। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना। ये हो गए आर्टिकल, आपको भी कल याद हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन लिखो, कल लिख के लाना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लिख के नहीं लिख के चेक करा रहे, कोई बात नहीं, चेक मत कराओ, पर लिखना जरूर है, आपकी ईमानदारी आपके साथ है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, व्हाट डू यू मीन बाय, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? 10 नंबर। अंग्रेजी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रुको, ये प्रिया आप बनाओ चाहिए, रुको ये बात, प्रीति आप बना रहे क्या? बोले मैंने सैया से पता नहीं ना कि दूध में पानी में हमारे यहाँ दूध आता है वो अच्छा आता है। ठीक है, आप लिया जो आपने 20 रुपए हमको 70 रुपए लीटर वो कर रहे हैं। अब तो 20 रुपए का ही चाहिए हमें, 1 लीटर थोड़ी। किसका? आपके यहाँ? आपके आता है दूध यहाँ कमरे पे? घर भैंसे किसके घर है? मनीष जी को छोड़कर। आपकी कितनी दूध देती? मंडी माँ दूध डेयरी जाता हो? घी भी बनाते हो? घी का क्या भाव चल रहा है यार? क्यों? 1000 रुपये। वो तो हमारा तो गाँव से लेते हैं, 700 में आता है। गाय कुएं की नहीं रहती, खेत। क्या प्रीति के घर खेत की गाय? विचार, इनके घर खेत की गाय, एनडीए मैडम के घर। काट देंगे। चलो, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला आर्टिकल, है ना। 1 मिनट, तो क्वेश्चन लिख लेना, 10 नंबर में लिख के रहना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय, अब क्या लिखना है, जितना पढ़ा रहे वो सारा लिखना है। हाँ, पहले बेसिक लिखेंगे, फिर आप आओगे कि ना आओगे? कल आओगे कि ना आओगे? क्यों? अच्छा, घर
मम्मी पापा की याद आ रही? नहीं आती याद? प्यार नहीं मम्मी पापा से? शुरू से यही थी ना मैं। बड़े ही हैं वो? भाई भाई है कि नहीं आपके? मम्मी पापा के पास रहे, फिर उनको भी इधर लाने का विचार नहीं? वाह यार, मम्मी पापा की याद नहीं आती। खैर गए, घर गए 2 महीने मुझे भी हो गए। ये बचपन से ही वहाँ रहे हैं ना। आर्टिकल 44। चाय कौन कौन पिएगा पूछ लो। सब में आदमी चाहिए। हाँ, तुम सब लोग जो पिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 चाय आप नहीं पीती थे? 3 3 6 8 जने ही तो रहे। पायल भी पी रहे 9 जने। और अपने भैया विशाल तो गिन ही लिया उनको। डिस्पोजल कम ही बनाओ, डिस्पोजल में आधा आधा डिस्पोजल भर के दे दो, खत्म करो। नहीं मेरे को कब भर के देना पूरा। चल अब हम क्या देख रहे हैं? आर्टिकल 44। देखो अगर क्वेश्चन आने वाला होगा ना तो यहाँ से 100% आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी यूसीसी आने की बात चल रही, तो यहाँ से आप मान के चलिए 1000% क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं बताऊंगा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट में आएगा, बताऊँ देखो ये आया बहुत बार आता है ना। तो लेके समान नागरिक संहिता, ये पूरा टॉपिक भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। अभी हम अलग से टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। समान, इसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुझे ये बताओ, आपने एक वर्ड सुना होगा यूनिफॉर्म, क्या होता है उसका मतलब? ड्रेस, ड्रेस होती है ना, यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस, एक जैसी ड्रेस। कोड भी, ड्रेस कोड। बोले हमारा ड्रेस कोड ब्लैक है, बोले हमारा ड्रेस कोड बादामी वाला, सबका एक जैसा। मैंने क्या उर्दू बोल उकट बार बोल दिया आपने। ये कितने पैटर्न अलग है आपके इस टी शर्ट में? ये तो एक जैसे ड्रेस कोड मतलब एक जैसे सब। अब यहाँ पर क्या है? अब यूनिफॉर्म तो लिखा हुआ आ रहा है और कोड भी लिखा हुआ आ रहा है, सिविल ही अलग है। कोड का मतलब नियम, ड्रेस कोड मतलब हमारा एक रूल है कि हम एक जैसी ड्रेस पहन के आएंगे। आ गई ना बात समझ? पुलिस वाले की हो गई, वकीलों की हो गई कि सफेद शर्ट काला जैकेट, ये डॉक्टर का सफेद वो लटका लेते हो, जो भी बोलते हो उसको। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कोड मतलब संहिता। कोड कोडिफिकेशन करता है, आपने सुनो कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन मतलब उनको संहिताबद्ध करना, संहिताबद्ध मतलब उनको एक धागे में पिरोना। तो सभी लोग एक जैसे। सिविल मतलब सिविल केस, सिविल का मतलब क्या होता है? एक तो होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस, फर्स्ट वन इज सिविल एंड सेकंड वन इज क्रिमिनल। हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के न्याय होते हैं, एक तो आपराधिक और एक सिविल कोड। सिविल मतलब मियाँ बीबी के लड़ाई हो रही है, पति पत्नी को खाने खिलाने जा रहा है, मोमोस पिज्जा बर्गर, दूसरी लड़की से बात करने लगा पत्नी दूसरे लड़के से बात करने लगी, 2 भाई बहन के लट्ठमार हो गए, जमीन का विवाद हो गया। ये है आपका सिविल मामला। घर का मामला, जो घर से संबंधित मामले, उसको बोला जाता है सिविल। और चाकू भर दिया किसी ने किसी की, खोपड़ी उड़ा दी किसी की, गोली मार दी, वो होता है क्रिमिनल। जो क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया क्रिमिनल मामला। जो अपराध समाज को प्रभावित। और सिविल मतलब घर का मामला। तो ये कौन सा कोड है? यूनिफॉर्म सिविल जो मामले हैं उन सब को एक करने वाले हैं हम, ना कि क्रिमिनल तो ऑलरेडी भले हिंदू भले मुस्लिम भले महिला भले पुरुष कोई भी मारे, उन सब के लिए एक ही कानून। भले हिंदू ने किसी को मर्डर करा तो भी फांसी पर लटकाएंगे, मुसलमान ने करा तो भी फांसी पर लटकाएंगे। क्या आपने ऐसा सुना कि हिंदुओं के लिए अलग न्याय है? उसने क्राइम कर दिया तो है ना। हाँ, वही जो सिविल मामले हैं उनसे संबंधित सबके लिए अलग अलग नियम है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में तो सबके एक ही। तो हम क्या प्रयास करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सिविल मामले जितने भी हैं उनको एक कोड में बांधना है, मतलब एक ही नियम। अभी हिंदू लड़के लड़की की शादी करना तो अलग नियम है,
मुसलमानों में अलग नियम है, जनजातियों में अलग नियम है, जैनों में अलग नियम। अच्छा, हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं होता है, जैन बौद्ध और सिख भी आते हैं हिंदू में। हिंदू का मतलब 3 होता है, जैन बौद्ध और सिख भी भारतीय संविधान इनको भी क्या करता है, हिंदू गिनता है, ये हिंदू में ही आते। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, जब किसी को मतलब जोर से किसी के चाट लगता है ना, तो वो अपराध श्रेणी में आएगा, सिविल मामला, सिविल मामला प्रेम से लठ मारो, मर बर जाते, चाकू भर दिया किसी ने, ऐसी धारा, वो तो न्यायपालिका तय करती है कि बोलो कौन सा गए, वो जो धारा है। तो यूनिफॉर्म सिविल देखो, इस इतना तोड़ के बता दिया, इसको बहुत और डिटेल में बता दूंगा, पर यही है इसका क्रक्स। तो क्या है, सरकार क्या प्रयास करेगी? अच्छा, अभी हिंदुओं के लिए अलग नियम है, जैसे आप कोई हिंदू, सब हिंदू है, बच्चा एडॉप्ट करना है तो आपके लिए अलग रूल है, मुसलमानों के लिए अलग रूल है। हिंदुओं में तलाक अलग नियम से होता है, मुसलमानों में तलाक अलग नियम से होता है। हिंदुओं में अपने शादियाँ किसी के 5 दिन तक चलती, किसी के 7 दिन तक चलती, किसी के फेरे होते, किसी के फेरे नहीं होते, किसी के 2 दिन की शादी, बनियों में तो 1 दिन की शादी, अलग अलग लोगों के अलग अलग रूल रहते हैं ना। जैन और ये अच्छे बनी है, गंदे बनी है, नहीं पता आपको? अपन अच्छे बनी है। वेरी बैड, चलो कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझ गए आप? गांव में बोले वाणिया बा, तो माने सेठ बा। हाँ, सेठ तो किसको भी बोल सकते हैं। सेठ तो सांवरो, ऐसे मत बोलो फोकट बात। सावले सेठ की कृपा से नया मार्कर लाने की दृष्टि में स्टेटस लगाऊंगा, मैं भी नया मार्कर लाऊंगा। सावले सेठ की असीम कृपा से नया मार्कर लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डालो स्टेटस के, सावले सेठ की असीम कृपा से पापा के जन्म दिवस के अवसर पर नए चप्पल लेकर आई। समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो मामले पारिवारिक, सिविल का मतलब पारिवारिक मामले, भाई बहन से संबंधित मामले हो गए, जमीन से संबंधित मामले हो गए, मियाँ बीवी से संबंधित मामले हो गए, है ना, पति पत्नी, कुछ भी जो भी समस्या है उनका एक कोड करना है। क्रिमिनल कोड तो है ही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या सरकार ने दे दिया है? नहीं। अच्छा, 2 राज्यों में लागू है ये अभी, एक तो गोवा और उत्तराखंड। लिख लें आप, उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड इन गोवा एज वेल एज उत्तराखंड। नहीं आता है, सन नहीं आता है। ये प्रमुख राज्य कौन से, ये आ सकता है, बाकी सन मन नहीं आता है ना। गोवा में अभी, उत्तराखंड में 25 में दिया है, और गोवा पहला 80 के दशक में दे दिया था गोवा में। 80 का दशक मतलब 1980, 1980 की बात, 80वीं शताब्दी नहीं, दशक का मतलब होता है 10 साल। देखो 10 नहीं, 1500 में ही आ गए थे ना पोर्चुगीज। तो शतक का मतलब होता है 100 साल, दशक का मतलब होता है 10 साल। देखो 20 का दशक मतलब 2020 से 2030, 10 का दशक मतलब 10 से 20, ऐसा रहता है। दशक मतलब 10, ईस्वी मतलब सदी मतलब साल, 100 साल। शताब्द, ईस्वी और सदी और शताब्दी एक ही होता है, 100 ईयर। ये संवत तो वो भी कैलेंडर का नाम है, विक्रम संवत। सन ईयर, नेम ऑफ ईयर, साल का नेम ऑफ ईयर। 44 हो गया, समान नागरिक संहिता। अब लिखे 45, आर्टिकल 45। 45 में क्या है लिखेंगे आप? 0 वर्ष से 6, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, 6 वर्ष के बच्चों का संरक्षण, बस। प्रोटेक्शन ऑफ 0 to 6 ईयर चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन टिल 0 to 6 ईयर चिल्ड्रन, चिल्ड वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन टिल 0 to 6 ईयर, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का संरक्षण, है ना। ये बात समझ आ गई। सरकार आंगनवाड़ी चलाती है, आंगनवाड़ी में आपको सत्तू मिलता है, वो गोलियां मिलती है आयरन फोलिक एसिड की। आंगनवाड़ी में जो गोलियां मिलती है उसको कौन क्या बोलते पता है? रोक दो उसको, ऊपर से रोकना, नहीं जाता है बार बार। चलो 45 हो गया। देखो 44 में समान नागरिक, 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का संरक्षण, ठीक। अब आर्टिकल 46 लिखेंगे आप, SC ST वर्गों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ STs एंड
SC, इनके लिए इनको एजुकेशन देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, सोशल स्टेटस सही करना, ये प्रयास करेगी कौन, और इनको शोषण नहीं हो इसके लिए सरकार ने क्या करा, इसके लिए एट्रोसिटी एक्ट लेकर आई। एट्रोसिटी एक्ट कब लाई? 1989, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990, जिसमें अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है। तो जो SC और ST है, SC का फुल फॉर्म क्या है रोम? चलो आप ST का फुल फॉर्म बता दो, अंग्रेजी में बताना है। हम जिस कैटेगरी से आते हैं उसका पता। OBC में कौन आता है? OBC बताओ, OBC फुल फॉर्म बताओ। OBC में आते हो ना, फुल फॉर्म क्या है? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग है ना। जनरल का फुल फॉर्म क्या है? कोई नहीं, जनरल मतलब जनरली। हाँ चलो कोई बात नहीं। आर्टिकल 46, SC और ST वर्गों के लिए सरकार प्रयास करेगी कि उन्हें शिक्षा दें, उन्हें पैसे देने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत मतलब आर्थिक रूप से उनको आगे बढ़ाएं और उनका शोषण ना हो ऐसी विधियां बनाएं। ये हो गया आपका 46। और सब क्वेश्चन आते हैं, यही पढ़ाते हैं हम आपको। 46 का भी आया था क्वेश्चन, अब भी आया था, है ना, थोड़े दिन पहले। आर्टिकल 47 क्या बोला? प्रोटेक्शन, संरक्षण कैसे? ये एट्रोसिटी एक्ट बना दी, देखे किसी को ST बोल के देख लो, धुआं निकाल दे, ये संरक्षण। और कैसे संरक्षण? हाँ, जाति के आधार पर जलील नहीं कर सकती किसको, हिंसात्मक, ये संरक्षण मतलब प्रोटेक्ट करना। ये हाँ, तो अब बैठने लगे, देखे धुआं निकाल ले, केस लग जाए। आर्टिकल 47 देखो, ये दोनों आर्टिकल किससे संबंधित है? समानता से। समानता दे रहे ना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को भी समान रखा, ST SC को भी समान रखा और सभी लोगों को भी समान रखा। तो 3 आर्टिकल इक्वालिटी से संबंधित। अब जो अगले आर्टिकल है वो नेचर से संबंधित आएंगे, पर्यावरण से है। हाँ, ये तीनों आर्टिकल 44, 45, 46 रिलेटेड टू इक्वालिटी या समानता से संबंधित। देखो यहाँ क्या बात करी, समान नागरिक संहिता, फिर ये क्या बात करी, छोटे बच्चों का संरक्षण, फिर यहाँ बात करी ST SC का संरक्षण, मतलब समान रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगला आर्टिकल 47 वेरी वेरी मोस्ट IMP, दारू बंद करवाना, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स, एल्कोहलिक एलिमेंट्स। ये तो क्या लिखेंगे आप? लोगों के, अच्छा, और न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना लिखेंगे आप। लोगों के पोषण आहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोगों के पोषण आहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना। हाँ, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन आहार जीवन स्तर को ऊंचा करना और क्या रेज करना, उनका न्यूट्रिशन लेवल। मतलब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत छोटा सा रह जाता है, कोई बहुत पतला रह जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई बौना रह जाता है। कि क्यों होता है? किसी के बहुत बड़े बड़े बाल आ जाते हैं, किसी के नहीं आते, तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। आप देखेंगे हमारे यहाँ पर एक सहरिया जनजाति है ना, कुपोषित जनजाति इथियोपिया। क्यों होता है वहाँ? क्योंकि वहाँ पर आप मान के जब छोटा बच्चा हुआ तो टीके लगते हैं, पोलियो का, फलाना नहीं, ये नहीं वो नहीं। अच्छा, माँ का दूध अच्छा मिलेगा तब मिलेगा ना जब माँ खाना खाएगी, खाना मिलेगा तो माँ को दूध पिलाएगी। तो इन सबको अच्छा देने का प्रयास, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा। न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं ना आप? अच्छा आहार, अच्छा खाना मिले आपको। छोटा आपने यहाँ छोटे से बच्चों क्या करते हैं, अन्नप्राशन ने, फलाना प्राशन ने, वहाँ तो बेचारे मिलते ही नहीं बच्चों को। बिल्कुल, यही तो इसको लागू कराने के लिए आहार अनुदान योजना है, फलाना योजना है, ये सारी चीज़ें है ना। तो क्या करेंगे आप? लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, न्यूट्रिशन लेवल, और किसको ऊंचा करना? लाइफ को, है ना, लाइफ स्टाइल को ऊंचा करना। और क्या करना? लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के प्राथमिक कर्तव्य मानना था। कुल मिला के पब्लिक हेल्थ को अच्छा रखना सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब है लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड एक ही बात है, जीवन जीने का तरीका, नजरिया, बस ये एक ही बात है। दो अलग अलग अंग्रेजी के शब्द है ना। हाँ, लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड एक ही है, ठीक। आप कैसे रह रहे हैं, आप किस प्रकार से जी रहे हैं, वो एक ही बात। हाँ,
तो एक और पहला 2 काम कर लिए हमने, जीवन स्तर सुधारा, एक और क्या करा, न्यूट्रिशन अच्छा किया, और तीसरा काम है जो प्राथमिक स्वास्थ्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब बेसिक बुखार उखार आ जाए किसी को तो उसके लिए हॉस्पिटल होने चाहिए छोटे छोटे, है ना, ऐसा नहीं। हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह वो, या लोगों के प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए ऐसा नहीं होगा बाजार जाना पड़े, बहुत बड़ी सिटी में जाना पड़े, वो तो आप अपने छोटे लेवल पे ही उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। कौन? सरकार। ये सरकार की पहली जिम्मेदारी है। और अगला क्या करेगी? मादक पदार्थ, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, जिससे आपका टॉक्सिक जहर भर जाए शरीर में। और एक और क्या है? नशीले पदार्थ, इंजीरियस ड्रग्स। एक तो बीड़ी सिगरेट दारू बंद कर देगी सरकार। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दारू वारू बंद करना पड़ेगा, नहीं करेगा ये। और हाँ, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड इंजीरियस ड्रिंक्स प्रोहिबिटेड, ये सब प्रोहिबिट करेंगे, बंद करवाएंगे। तो इसका इतना सा मतलब है कि हम तो एक अच्छा स्वास्थ्य देंगे लोगों को, एक गुड हेल्थ देंगे लोगों को, शराब वगैरह बंद कराएंगे, शराब या मादक पदार्थ बंद, है ना, बंद। और अच्छा जीवन स्तर हो गया आपका, अच्छा न्यूट्रिशन भी हो गया, पोषण, ये सब काम करने का प्रयास करेगी गवर्नमेंट। और ये सब बस आगे बात, कीवर्ड क्या है? हर आर्टिकल की कीवर्ड पकड़ना है कि इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, इंजीरियस ड्रिंक्स, आपका क्या हो गया? गुड हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ या लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा, बस 4 शब्द ही तो इसमें। बोले इतनी बड़ी लाइन काम की थोड़ी, आपके 4 शब्द काम की। इंजीरियस ड्रिंक, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, आपका गुड हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड, बस ऐसा याद रखिए। तो 47 हो गया। 47 में क्या दिया आपको? अच्छा स्वास्थ्य देने का प्रयास गवर्नमेंट करेगी। इसके लिए क्या करती है? बिहार सरकार ने दारू बंद कर दिया। गुटखे पे लिखा आता है गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कब से बंद है बिहार में? गुजरात में दारू बंद है। उसमें वो जबड़ा बना आता है कि बोले ऐसा हो जाएगा, फिर भी लोग पीते। बोले अन्य मत देखो, आगे देखो क्यों पीते हैं लोग यार। आर्टिकल 48 बहुत बेकार। इन चीज़ों की आदत लगनी भी नहीं चाहिए, विशेषकर स्टूडेंट को नहीं लगनी चाहिए। आप जब आप स्टूडेंट रहते हो ना, तब आपके साथ वाले बोले अरे दम नहीं यार थार में थून पे, बोले दादा आप बड़ा में छोटा। इन चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ना है। कि ये चीज़ें ना शुरू में अच्छी लगती, स्टेटस सिंबल रहता है, और आप बोले ये खत्म कर दो बच्चे। कौन बोल रहे? पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, ऋण लो पियो फिर पियो, उंदे पड़ के पियो, पर पियो जरूर घी, दारू नहीं। चाय पियो अपने बढ़िया, चाय का नशा करो, अच्छी चीज है, नुकसान होगा लेकिन इतना भी नहीं, ठीक, एज कंपेरिजन टू दारू। ले लिए आप तो बोल रहे थे पी रखी, मैंने नहीं बोला था भाई, कसम मजाक कर रहा हूँ मैं मजाक करता है। इधर देखो 47 अच्छा स्वास्थ्य वगैरह दे दिया। अब 48 अच्छा स्वास्थ्य तो दे दिया आपको, बोले कोई मत करो दारू वारू, बोले काम कहीं करांगा, बोले भैंसा लाओ भैंसा चराओ। तो क्या करें? कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, लिखेंगे आप? हाँ, दुग्ध उत्पादन, वही तो लिखवाएंगे ना आपको कि भैंसे लाओ दूध वूध पियो, है ना, आप दारू छोड़ दिया दूध पियो, ये बोले तो लिखे कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार कर, कुल मिला के एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को आप एडवांस तरीके से या साइंटिफिक तरीके से करें, है ना। तो पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक तरीके के अनुसार करें। देखो अंग्रेजी में लिखो आप, यहाँ अंग्रेजी में लिखना है आपको, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अकॉर्डिंग टू मॉडल साइंटिफिक सिस्टम्स, है ना। आपको क्या करना है? एक तो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर मॉडर्न तरीके से करना है ना। बहुत सारे गांव अपने इधर रतलाम में बहुत मॉडर्न तरीके से होती है, अंगूर की खेती ने, उसका एक और क्या रहता है वो, स्ट्रॉबेरी वो भी पेपर में आएगा ना कि मतलब सेब की खेती की थी कोई किसान ने। हाँ, और क्या करेंगे आप? वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार करा। उसके बाद गाय व बछड़ों और दुधारू पशुओं का ध्यान रखें,
गाय बछड़े रहते हैं ना छोटे छोटे, काऊ कैट्स वगैरह, इनका ध्यान रखना। दुधारू पशु दूध वगैरह देती है, उन गायों का, उन भैंसों का ध्यान रखना है, उनको अच्छा चारा वारा खिलाना, उनको प्रमोट करना है ना। उनकी अच्छी नस्ल लाना है, भदावरी ने, मेहसाणा ने, बड़ाना ने, ढिमका ने, गाय ने, जर्सी गाय ने, ये गाय ने। जमुनापरी बकरी है एक, जमुनापरी पता है आपको बकरी की? जमुनापरी क्वेश्चन आता है, जमुनापरी क्या है? बकरी की नस्ल जमुनापरी हो रही है ना। तो इन सब चीजों को क्या करेंगे आप? सुधारेंगे। अच्छा, और वध प्रतिशत करेंगे कि आप शिकार विकार करने नहीं जाएंगे, गाय भैंस को इनको मारना नहीं है, मतलब बलि प्रथा वगैरह। अभी तो बहुत गांव में मानव बलि दी जाती है। मेरी मम्मी ने देखी 20-25 साल पहले कि वहाँ पर पानी नहीं गिरता था ना, पंडित आता था हर गांव में, एक बच्चे को लेके बड़ीता था वहाँ मंदिर के सामने, मर जाता था। हाँ, हर गांव में एक। हाँ, एक बलि है हमारे पास। चलो सबसे कम एज का कौन है बच्चा है यहाँ पे? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 2009 कौन? 9 भी तो है कोई, और श्यामिनी और वो दोनों है, वो तो 2008 है 2008 के 8-9, तो छोटे बच्चे वो उनकी बलि लगेगी मतलब। 2008 के। चलो किसी के नहीं लगे। हाँ, तो आप देखो 47 में हमने शराब वराब बंद कराई। अच्छा स्वास्थ्य का बोले अच्छा स्वास्थ्य कैसे आएगा? बोले एक तो खेती करो, प्राकृतिक जीवन जीवो। दूसरी बात बोले वो तो प्राकृतिक जीवन से पेट थोड़ी भरा, बोले भैंसा ले आओ, दूध का धंधा करो और अच्छा दूध भी पे, प्राकृतिक गाय भैंस लाओ और उन गाय भैंस को वध करने से रोको, जानवरों को वध नहीं करना है। तो आपने पहला कहा अच्छा स्वास्थ्य दिया। अच्छा स्वास्थ्य कैसे दिया? गाँव में रहो, अच्छा जीवन जियो, ये चीज़ें। अब 49 लिखेंगे, सॉरी 48 है, सॉरी 48 है। बड़ा है मतलब इसे बाद में जोड़ा गया। किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1974, 42nd अमेंडमेंट 1976 लिखे इसे। 42nd अमेंडमेंट है ना, लिखे 48A आर्टिकल इंजर्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। हाँ, 42वें संशोधन को, सॉरी 48A अनुच्छेद को 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। 48A आर्टिकल इंजर्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। देखो बोले गाय भैंस ले आए हम, बोले चराएंगे कहाँ? खेती में बचाए, है ना। तो पर्यावरण का संरक्षण करो, क्या करो? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। क्या करेंगे आप? इसमें क्या दिया? गाय बछड़े इनको संभालो, बोले इनको चराएं कहाँ? मर जाए भूखे, तो बोले प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है? 48, 47, 48 और 46। तो 48A, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट या प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट? तो 48A, ठीक है, लिख लिया। तो क्या लिखे आप? लिखें प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव और वन्य जीवन जो रहते हैं ना, मतलब वनों के जीवन को सुरक्षित रखना आपको, है ना, कि चरखली को रखना है आपको, जो जंगल के जितने भी जानवर हैं उनको मरने नहीं देना है। बोलते ना ये मर जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा प्राकृतिक संतुलन, आपने पढ़ा होगा ना, वो चेन पड़ी होगी, फूड चेन पड़ी होगी, बोले इसको ये खाता है, इसको ये खाता है ना, खाद्य श्रृंखला पड़ी होगी, है हाँ वो। तो अब एक निकला कि क्या होगा? पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे बोले आपके बोले और कुछ नहीं होता है, कुछ भी खाना, पेट दुखने लगा पूरी समस्या हो जाएगी ना। सेम ऐसे ही आपकी प्रकृति में एक चीज कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगला लिखेंगे आप आर्टिकल 48 हो गया, 48 से 49। देखो 2 आर्टिकल और 3 आर्टिकल और पढ़े, उसके बाद चले जाना, आप घबरा गए होंगे। आर्टिकल 49 आर्टिकल 48 देखो तो अब ये 3 आर्टिकल किससे संबंधित है? पर्यावरण से, अच्छे स्वास्थ्य से। देखो शुरुआत के 2 आर्टिकल बेसिक, फिर 3 न्याय के, फिर 3-4 आर्टिकल समानता के, सॉरी काम के, फिर समानता के, और अब है पर्यावरण के। 47 में पर्यावरण की बात की, 48 में पर्यावरण की बात की, 48A में पर्यावरण की। अब 49 लिखे। देखो अब अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, अच्छी हेल्थ दे दी, फलाना ढिमका सब दे दिया, अपने गाँव में सब काम। अब जाएंगे हम पूरा देश। अब हम क्या करेंगे? मंदिरों और मस्जिदों को बचाएंगे। तो लिखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट,
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अरे लाल किला हो गया आपका, चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, फोर्ट, आगरा फोर्ट, इंडिया गेट, इन सब को क्या करना है? हाँ, हेलो, हाँ, कॉलेज, पहला कॉलेज सलोनी, दूसरा कॉलेज और कौन सा? सलोनी के बाद रॉयल कॉलेज, तीसरा शांति निकेतन, और एक नरेंद्र सिंह कॉलेज जावड़ा हम कली वही जाटो। हाँ, पहले सलोनी कॉलेज लाग। मना ने कहीं भी नगे को नहीं, खाली फॉर्म भर दे, मना नहीं कह दे आप फॉर्म भर दो, कुछ नहीं करना आपको। 4 कॉलेज डाल दो आप ऑप्शन में, बस मैं सब करा लूँगी, यूँ बोल। पहले कॉलेज सलोनी लग जाए, लो चलो अगला है आपका 49 लिखे, नेशनल मॉन्यूमेंट को बढ़ाना है। नेशनल मॉन्यूमेंट क्या होते हैं? लाल किला, फलाना किला, ये सब चीज। अब अगला है आपका आर्टिकल 50, सबसे मोस्ट है स्मारक। मोन्यूमेंट मतलब स्मारक। आप किला विला देखने नहीं जाते क्या? भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में लिखा रहता है ना, ASI के संरक्षण में। अब आपका ये भी क्वेश्चन आता है, ASI की स्थापना कब हुई? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इतिहास में पढ़ोगे आप, लोड मत लो अभी। 21-22 में तो इन्होंने उसी टाइम का है, हाँ उसी समय हुआ था ना, एलेक्जेंडर कनिंघम इसके ये सब। अरे बंद हो जाओ, मैं पढ़ाना 5 मिनट और रुक जाओ चुप। तो वही तो उर्दू में तो बोला नहीं मैंने। डाउट पूछना चाहिए, हमारा डाउट नहीं आता दूसरे को दबा रहे। जो झुकता है उसकी तरफ चला जाता हूँ मैं, उसका बलड़ा भारी कर दूँ। आर्टिकल 50 का मतलब क्या होता है? 50-50। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण। कार्यपालिका, देखो 2 चीजें होती, एक होता है पृथक्करण और एक होता है विभाजन, सेपरेशन और डिवीजन। ये आर्टिकल 50 में सेपरेट कर रखा है। डिवीजन मतलब इसका 2 डिवीजन बना दिए, अपनी कोचिंग है 2 हिस्से बना दिए, एक ये एक वो ऑफिस, ये हो गया डिवीजन, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। विभाजन कर दिया, लेकिन पृथक कर दिया। पृथक मतलब होता है विच्छेद, दूर। पृथक मतलब ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग, पूर्ण रूप से अलग। बहुत गलत जा रहे हैं आप। न्यायपालिका, अच्छा जैसे अभ्यास में एमपीपीएससी खुला था ना, तो उसका क्या करा था? विभाजन करा था कि नीट की अलग चलती है और एमपीपीएससी। लेकिन अब हमने खोली तो पृथक्करण कर दिया, नीट की अलग, अपनी कोचिंग अलग। पृथक्करण मतलब पूर्ण रूप से अलग, विभाजन मतलब उसी में अलग अलग हिस्से करे। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। वेरी वेरी मोस्ट आर्टिकल है, मान के चलिए आप। सेपरेशन, न्यायपालिका में कार्यपालिका का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, कार्यपालिका का न्यायपालिका में कोई इंटरफेरेंस नहीं, ये बात है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका का विभाजन। अब लास्ट आर्टिकल 51, उसके बाद चले जाओ, आप घबरा रहे से जैसे। 51 आर्टिकल देखो, हमने अपने देश की बात कर ली, स्वास्थ्य की बात कर ली, सब बात कर ली। अब विदेश में जाएंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय शांति व अभिवृद्धि। और ये अभी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कि इन विच आर्टिकल मेंशन अबाउट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय विदेश नीति की बात की गई है? तो 51 लिखो आप। भारतीय आर्टिकल 51 मेंशन अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति के बारे में बात करेगी। विदेश नीति मतलब विदेश में हम क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय शांति फैलाएंगे। तो देखो आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति व अभिवृद्धि करना, है ना। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, इंग्लिश में लिख लेना आपको, अंतर्राष्ट्रीय शांति व अभिवृद्धि को बढ़ाना। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस मतलब दुनिया में कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो हम नेता बन के जाएंगे। और मत लड़ो, चुप रहो। हाँ, मोदी जी बोलेंगे कि बोले देखो मत करो, लड़ो मत, रहना ना, चुप जाओ रहो, ऐसा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति करें। अब ये आपके सारे आर्टिकल हो गए, इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो कल देखें, कल का टाइम और लग गया इनको पूरा करने में, है ना। बंद कर दो इसको।
अगर आप लोग 8 बजे कौन आने के लिए रेडी है बताओ मुझे, संजना को छोड़कर। रेडी हूँ।